चलो बेटा शुरू करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ये है टॉपिक। ये क्वेश्चन है तो बड़ा सिंपल से, लेकिन एक बार आप लोगों को इसको ढंग से समझना पड़ेगा, बड़ा ढंग से इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। एक बार समझ में आ गया, ये माना कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो। अगर आपने शुरू में इनको थोड़ा सा ईजी ले लिया तो फिर ये प्रॉब्लम है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में हम सबसे पहले बात करते हैं सेल्स इन सीरीज। सेल्स इन सीरीज लास्ट टाइम जो लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था बेटा, अगर वो आपको याद होगा तो ये चीज़ें समझना बहुत आसान हो जाएगी। मैं बात करूँ सेल्स इन सीरीज। सीरीज में क्या होता है बेटा, जब बहुत सारे सेल्स इस तरीके से करें, एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल नेक्स्ट सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, और इस तरीके से आप हर एक सेल को कनेक्ट करते चले जाओ, तो सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज सेड टू बी सीरीज कॉम्बिनेशन। इज इट ओके? मान लीजिए ये आपके पास n सेल्स है बेटा, हर एक सेल आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल सेल जब हम लोग बोलते हैं ना, तो इसका सीधा मतलब होता है कि हर एक सेल का EMF सेम है और हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है। EMF सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, ये ध्यान रखना है आपने। तो ये मान लीजिए आपके पास n सेल हो गए, सबका EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, और ये कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया। इज इट ओके? तो आपने क्या करना है, जब भी आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की बात मिलेगी ना, तो उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को एक पर्टिकुलर वे से आपने दिखाना है कि भाई हमारा जो अल्टीमेट नेटवर्क है वो ये बनेगा, एक सेल जिसका EMF E डैश, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R डैश, और सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस R डैश, एंड कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R डैश। व्हाट इज E डैश? इफेक्टिव EMF। भाई ये सारे सेल मिलकर एक सेल की तरह काम करेंगे जिसका EMF होगा E डैश। इन सबका इंटरनल रेजिस्टेंस मिलकर एक सिंगल इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और इन सबका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मिलकर एक सिंगल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये आपने देखना है। तो आपने हमेशा ये ध्यान रखना है कि भाई ये सारा कॉम्बिनेशन मिलकर एक सिंगल सेल की तरह काम करेगा, सिंगल इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, सिंगल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सेल 1 हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, सीरीज जुड़े, पैरेलल जुड़े, मिक्स में जुड़े, आपने अल्टीमेट आपका जो मेन सर्किट है वो इस तरीके से लेके चलना है। ठीक है? तो सीरीज में क्या होता है, अगर आप इफेक्टिव EMF की बात करो तो आपको पता है सीरीज में करंट जो होता है वो सेम रहता है, जबकि वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, और टोटल वोल्टेज सभी वोल्टेज का सम होता है। तो यहाँ जो इफेक्टिव EMF है यानी कि नेट EMF है, वो इन सब सेल के EMF का सम हो जाएगा, यानी कि N × E के बराबर। सीरीज है, वोल्टेज ऐड होता है, पैरेलल में करंट ऐड होता है, तो E प्लस E प्लस E प्लस सो ऑन E, तो टोटल EMF हो गया बेटा N × E। अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये तो E डैश की वैल्यू हो गई ना, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, R डैश की वैल्यू बताओ, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ये सारे रेजिस्टेंस सीरीज में, और सीरीज में कैलकुलेशन कैसे करते हो आप, R = R1 + R2 + R3 एंड सो ऑन। तो यहाँ से देखोगे तो इन सबको ऐड करोगे तो ये N × R के बराबर हो जाएगा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अकेला एक ही है इस केस में, तो R डैश R के बराबर हो गया। तो करंट कितना हो जाएगा, आपको करंट कैलकुलेट करना है, करंट। तो I = बोलिए किसके बराबर होगा बेटा, नेट EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस। नेट EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस, ये आपके करंट की डेफिनेशन है। नेट EMF यानी कि जो भी टोटल EMF वहाँ काम करने वाला है। नेट रेजिस्टेंस, नेट EMF कितना हो गया, N × E, और नेट रेजिस्टेंस बोलो NR प्लस कैपिटल। तो इस तरीके से आप टोटल करंट सर्किट के अंदर निकालोगे। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ टोटल करंट इन द सर्किट। बोले कुछ पूछना चाहोगे, कर लीजिए इसे नोट, फिर आगे करते हैं। सपोज करो कि इसमें एक सेल उल्टा कनेक्ट हो जाता है, जो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को पढ़ाया था, बिल्कुल उसी बात पर आते हैं। सपोज कीजिए वन ऑफ द सेल इज कनेक्टेड इन अदर वे, इसको कहते हैं अदर वे, उल्टा जोड़ना। आपने एक सेल उल्टा कनेक्ट कर, अब सोचो
अब नेट ईएमएफ कितना काम करेगा बताओ, नेट ईएमएफ कितना काम करेगा? n माइनस 1 इंटू ई, ठीक है ना? नेट ईएमएफ यही काम करेगा। चलो मैं एक बार दोबारा पूछता हूँ आपसे, ढंग से आंसर देना बेटा। मान लो मेरे पास 10 सेल है, अगर 10 के 10 सेल मैं सीधे कनेक्ट करता हूँ सीरीज में, टोटल ईएमएफ कितना काम करेगा? 10 ई के बराबर काम करेगा। अगर एक सेल उल्टा कनेक्ट कर दूं तो टोटल ईएमएफ कितना काम करेगा? हाँ 8 ई काम करेगा, 9 ई नहीं। सेल तो 10 के 10 है ना भाई, 9 सीधे जुड़े हुए हैं, एक उल्टा जुड़ा हुआ है। जो सीधे जुड़े हुए हैं उनका ईएमएफ ऐड हो जाएगा 9 ई, और जो उल्टा है वो भी तो लेना है ना आपने, वो माइनस ई हो जाएगा। टोटल कितना बचा? 8 ई। यानी कि अगर आप एक सेल को उल्टा कनेक्ट करते हो तो ईएमएफ 2 टाइम्स कम हो जाएगा, एक तरीके से डबल कम हो जाएगा। अब मोटे शब्दों में सोचो, देसी भाषा में समझो तो एक सेल दूसरे सेल को खत्म कर देगा। अगर एक सेल उल्टा कनेक्ट करोगे तो एक और सेल को ले डूबेगा, दैट्स ऑल। इज इट ओके? तो नेट ईएमएफ अब आपका एन ई ना होकर कितना होगा? n माइनस 2 इंटू ई। या आप ऐसे सोचो, n माइनस 1 सेल तो आपके सीधे कनेक्ट है, इनका ईएमएफ आपने ऐड कर दिया। एक सेल उल्टा कनेक्ट है, उसका ईएमएफ सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वैल्यू n माइनस 2 इंटू ई के बराबर हो जाएगा। क्लियर? और यही बात रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस का कोई टर्मिनल नहीं होता बेटा, उल्टा सीधा उसे जैसे चाहो वैसे कनेक्ट करो, तो उसका वैल्यू तो वही की वही रहने वाली है, n इंटू आर। तो अब करंट कितना होगा? नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस एन ई माइनस 2 ई अपॉन एन आर प्लस आर। अगर दो सेल उल्टे कनेक्ट हो जाते तो एन ई माइनस 4 ई, 3 उल्टे कनेक्ट हो जाते तो 6 ई। यानी कि आपने जो माइनस करना है वो डबल ईएमएफ माइनस करना है। बोले इतनी बात क्लियर हो गई? ये भी नोट कर लो बेटा, नोट करके लिखो। इफ वन ऑफ द सेल इज कनेक्टेड इन अदर वे, इफ वन ऑफ द सेल इज कनेक्टेड इन अदर वे देन द करंट इन द सर्किट इज, ये नोट कर लीजिए बेटा। अगर एक सेल उल्टा कनेक्ट हो जाता है तो सर्किट में करंट ये होगा, सेल्स इन पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जब आप हर एक सेल का सेम टाइप ऑफ टर्मिनल कनेक्ट करते हैं आपस में, यानी कि सभी सेल के पॉजिटिव आपस में कनेक्ट होते हैं और सभी सेल के नेगेटिव आपस में कनेक्ट होते हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव, इस तरीके से सभी सेल के पॉजिटिव आप आपस में कनेक्ट कर दें, नेगेटिव आपस में कनेक्ट कर दें, तो सच कॉम्बिनेशन इज सेड टू बी पैरेलल कॉम्बिनेशन। इनको आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से जोड़ दिया, ये कैपिटल आर है, और आइडेंटिकल सेल की बात कर रहा हूं बेटा, तो ई एंड आर, ई एंड आर, ई एंड आर, ये आइडेंटिकल सेल, ठीक है ना? आइडेंटिकल सेल की बात। तो पैरेलल में क्या सेम होता है, एक बार पहले समझ लो फिर नोट कर लेना। पैरेलल में क्या चीज सेम होती है? वोल्टेज सेम होता है, और करंट क्या करता है? डिवाइड करता है, वोल्टेज सेम करता है। तो ये कॉम्बिनेशन फिर से एक नए सेल की तरह काम करेगा, जिसका इफेक्टिव ईएमएफ ई के बराबर होगा। इज इट ओके? वही एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर डैश होगा, और सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस आर डैश होगा, एक्सटर्नल कैपिटल आर डैश होगा। तो बताओ नेट ईएमएफ कितना काम करेगा? अब यहाँ पर नेट ईएमएफ बोलो बेटा कितना काम करेगा? ई डैश की वैल्यू ई के बराबर, एक सेल के ईएमएफ के बराबर, ई के बराबर। अब नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, नेट आर डैश, बताओ भाई आर डैश कैसे निकलेगा? पैरेलल है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/r के फॉर्मूले से 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। अगर आप इन सभी रेजिस्टेंस को जोड़ोगे 1/r डैश इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस सो ऑन 1/r, तो क्या आंसर आएगा बताओगे भाई? अगर मान लो ऐसे ऐसे ये m सेल्स ले लेते हैं, m ले लो, तो ये वैल्यू m/r आएगी, तो r डैश की वैल्यू r/m हो जाएगी, r/m के बराबर। ओके? और कैपिटल R डैश बोलो,
वो तो अकेला ही है फिलहाल, तो ये आर हो गया। बता दो करंट कितना बनेगा, आई इक्वल टू नेट ई एम एफ यानी कि ई अपॉन नेट रेजिस्टेंस। अब ये दोनों सीरीज में हो गए तो आर बाय एम प्लस कैपिटल आर, ये हो गया बेटा आपका नेट करंट इन द सर्किट। ओके, करिए मैंने। तो मान लो यहाँ जो सेल आपने जोड़ रखे हैं वो अनआइडेंटिकली होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड के बाद अनआइडेंटिकल होते हैं, फिर वोल्टेज सेम कैसे होता? फिर तो सेम नहीं हो सकता। E1 E2 E3 कौन सा वोल्टेज लेंगे? तो बेटा आंसर है वोल्टेज वहां भी सेम होता है, लेकिन वहां पर जो वोल्टेज है वो V होता है, टर्मिनल पोटेंशियल। रियल में तो यहाँ भी टर्मिनल पोटेंशियल ही सेम होता है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस है, सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, तो E की बजाय V अपना रोल प्ले करता है। याद है ना आपको, मैंने क्या बोला था आपको कि जब करंट फ्लो करने लगता है तो वहाँ E की बजाय V काम करने लगता है। बेसिकली जब हम कहते हैं कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो हम हमेशा बात करते हैं पैरेलल में टर्मिनल पोटेंशियल सेम होता है। अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हो, अलग अलग सेल आप ले रहे हैं, तो जब आप हर एक के अक्रॉस वोल्टेज निकालोगे V1 V2 V3 V4, वो सारी सेम आएंगे, वो सारी सेम आएंगे, 100% सेम आएंगे। इज इट ओके? ये बात ध्यान रखनी है आपने। तो फिलहाल इसके बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए क्या चीज़ सेम रहती है, टर्मिनल पोटेंशियल सेम रहता है। एम आई क्लियर है मेरा? नेक्स्ट, मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल। हेडिंग डालो बेटा। मैं ये भी आपको समझना है बेटा, आइडेंटिकल सेल वो होते हैं जिनका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों सेम होता है। तो मिक्स ग्रुपिंग हो गई आपकी। मान लीजिए ये सेल लगा रखे हैं आपने, 1 2 ऐसे ऐसे n सेल्स आपने सीरीज में ले लिए, और यही कॉम्बिनेशन आपका यो का यो बेटा पैरेलल में चलता जा रहा है। ऐसे ऐसे m कॉम्बिनेशंस आपने पैरेलल में कनेक्ट कर। ये कैपिटल R हो गया, EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, E R, n सेल्स हो गए। ऐसी ऐसी m लाइनें बेटा हमने कनेक्ट कर दी है। तो इस ग्रुप के अंदर आपने करंट पता लगाना है कि कितना करंट इस सर्किट के अंदर होने वाला है, कितना करंट बेटा यहाँ पर फ्लो होगा। अगर मैं आपको कहूँ कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, कैन यू डू दैट? ट्राई करो बेटा, एक बार इसे करो कोशिश, 1 मिनट के लिए कोशिश करो। कर लिया है वो मैच कर लें, बाकी स्टूडेंट्स सीखिए। देखो क्या हुआ होगा, पहले आप इन सबको सीरीज वालों को सोचो। ये सारे सेल सीरीज में जुड़े हुए हैं, इसको मैं एक सिंगल सेल की तरह ले सकता हूँ। बोलो इस सेल का ईएमएफ कितना होगा? n इंटू ई के बराबर। n सेल सीरीज में है तो नेट ईएमएफ कितना होगा? n इंटू ई के बराबर। और नेट रेजिस्टेंस कितना रहा होगा? nr के बराबर। ऐसे ही इस लाइन का भी वही ईएमएफ होगा, nr, इस लाइन का भी होगा। तो ये कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे बिहेव करेगा जैसे आपके ये सेल्स अब पैरेलल में कनेक्ट हो गए हैं, और हर एक का ईएमएफ NENR हो गया, NENR हो गया, और ऐसे ऐसे m सेल्स अगर पैरेलल में कनेक्ट हो गए हैं एंड कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, तो अब ये पैरेलल वाला क्वेश्चन बन गया। तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा यहाँ पे? NE के बराबर। भाई इस बार मैंने जो सेल लिए हैं वो ये मान के चलो कि वो ईएमएफ E के नहीं बल्कि N इंटू ई के हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो R डैश है वो किसके बराबर होगा? सॉरी, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा? NR बाय M के बराबर। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वही का वही है, तो करंट कितना हो जाएगा सर्किट के अंदर? NE अपॉन NR बाय M प्लस कैपिटल R। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। ये करंट होगा बेटा सर्किट के अंदर।
for maximum power, net internal resistance must be equal to net external resistance. मैक्सिमम पावर के लिए नेट इंटरनल रेजिस्टेंस नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। मतलब ये नेट इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो एन आर बाई एम मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल एन आर बाई एम मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल आर। ये ध्यान रखना आपको, जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछ ले फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम पावर, तो बेटा इसका मतलब एग्जामिनर आपको ये कह रहा है कि आपने इस कंडीशन को ओबे करना है, इस कंडीशन को ओबे करना है। यानी कि ये चीज़ आपको अपनी मर्जी से सर्किट के अंदर इंट्रोड्यूस करनी है, आपने अपनी मर्जी से इसे यूज करके चलना है। इज इट ओके? बोले मेरी बात क्लियर है? अब देखो एक क्वेश्चन करवाता हूँ बेटा, यहाँ पर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ये चीज़ आप सबको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना? यहाँ तो कोई डाउट नहीं है किसी को। एक क्वेश्चन आपको दिया, अगर मैं आपसे ये पूछूं बेटा यहाँ पर कि इस सर्किट के अंदर टोटल कितने सेल यूज किए हुए हैं, कितने सेल इस सर्किट के अंदर यूज किए हुए, बता सकते हो? n इंटू एम, कितने सेल यूज हुए हैं? n इंटू एम सेल यूज हुए हैं। इज इट ओके? कुछ ऐसा ही एक क्वेश्चन बोलने जा रहा हूँ। आपको टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल दे रखे हैं, उनका एक्चुअल ईएमएफ क्या है नहीं पता, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है नहीं पता, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिससे जोड़ा हुआ है ये हमें गिवन है, और आपको ये पता लगाना है कि वो कॉम्बिनेशंस कैसे कनेक्ट किए जाए। या ये मान लो चलो बहुत सारे अननोन हो जाएंगे, ई और स्मॉल आर की वैल्यू दे रखी है, कैपिटल ई भी दे रखा है, स्मॉल आर भी दे रखा है, और टोटल नंबर ऑफ सेल दे रखे हैं। तो आपसे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर कि मैं इन सेल्स को कैसे कनेक्ट करूं कि मुझे सर्किट के अंदर मैक्सिमम पावर डिसिपेशन मिले, मैक्सिमम करंट मिले। यू टॉक इट? क्वेश्चन लिखिए बेटा एक बार। 36 identical cells are connected in a mixed grouping, how we can connect them, such that the current and power is maximum। खासकर ये क्वेश्चन पावर के लिए है, राइट? पावर इज मैक्सिमम इन द सर्किट गिवन ईएमएफ ऑफ ईच सेल इज 2 वोल्ट, स्मॉल आर 0.5 ओम मान लीजिए, स्मॉल आर क्या मान लो आप 0.5 ओम, और कैपिटल आर को आप 3 ओम मान लो, कैपिटल आर को 3 ओम मान लीजिए। आपसे ये कहा है कि इन सेल्स को किस तरीके से कनेक्ट करें कि आपको सर्किट के अंदर मैक्सिमम पावर डिसिपेशन मिले,
और सपोज करो करंट भी आपसे कहता है करंट भी कैलकुलेट करके दो, ये भी आपसे पूछ सकता है। पावर कैलकुलेट करके दो, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया कि भाई आप इन सेल को कैसे कनेक्ट करोगे, यानी कि एक लाइन में कितने सेल कनेक्ट करोगे और पैरेलल में किस तरीके से आपने कितने कॉम्बिनेशंस तैयार करने। तो बेटा देखिए आप टोटल नंबर ऑफ सेल कितने देखे 36। इसका मतलब आपके लिए क्वेश्चन बेसिकली क्या है, दो अननोन है, एक एन और दूसरा एम। अगर मुझे ये पता लग जाए एन और एम की वैल्यू क्या है तो मैं बड़े आराम से पता लगा लूँगा बेटा कि इस लाइन में मुझे कितने सेल जोड़ने हैं और ऐसी ऐसी कितनी लाइनें लेनी हैं। दो अननोन है, दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। आप दो अननोन है, दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। चलिए पहली इक्वेशन बनाते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एन इंटू एम 36 दे रखा, टोटल नंबर ऑफ सेल 36 दे रखे हैं। पहली इक्वेशन आ गई। अब दूसरी इक्वेशन बताओ कैसे बनाऊंगा। दूसरी इक्वेशन आपको क्या रखा है मैक्सिमम पावर। इसका सीधा मतलब है एग्जामिनर कह रहा है कि भाई ये चीज इक्वल है फॉर मैक्सिमम पावर, वी नो n इंटू आर बाय एम इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो n बाय m स्मॉल r की वैल्यू दे रखी है आपको 0.5 इक्वल टू कैपिटल आर दे रखा है 3। तो देखना क्या बनेगा बेटा 0.5 इधर चला जाएगा तो n बाय m कम्स आउट टू बी 3 बाय 0.5 6 हो गया। तो n इक्वल टू 6m होगा, n इक्वल टू 6m। ओके, n की ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दो, n की ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दो तो क्या बनेगा ये 6m इंटू m इक्वल टू 36। तो m स्क्वायर की वैल्यू 6 आ गई। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है तो यहाँ एक काम करते हैं, थोड़ा सा नंबर बदल लेते हैं। थोड़ा सा नंबर इस तरीके से ले लेते हैं कि भाई कैलकुलेशन जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या ले लो 6 से डिवाइड करोगे क्या नंबर ले 0.5 को 1 ले लो। मान लो स्मॉल आर की वैल्यू 1 है, 1 लेने पे क्या होगा बेटा 3m 18 बचेगा, नहीं 3m स्क्वायर हो जाएगा, 3 12 बचेगा, वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। कुछ और नंबर लो 0.5 2 आ जाए किसी तरीके से, यहाँ 72 ले लेते हैं, 2 करेंगे 36 हो जाएगा, ठीक है ना। मान लो सेल जो है ना 36 नहीं है बेटा 72 है, 72 है और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 1.5 ले लो। सिर्फ एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने की बात है बेटा, वो तो ऑन द स्पॉट क्वेश्चन क्रिएट किया है इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन के हिसाब से हो गया। तो नंबर ऑफ सेल ऑफ 72 मान लीजिए, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.5 लीजिए, 1.5 ले लो। तो 1.5 ले लोगे तो ये 2 आ जाएगा, n की वैल्यू 2m हो गई, 2m बन गया यहाँ पर, ये 72 हो जाएगा तो ये 36 आ गया। तो m कम्स आउट टू बी 6, m 6 आ गया तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 6 यानी कि 12। m की वैल्यू 6 और n की वैल्यू 12। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका सीधा मतलब ये हुआ कि आपको एक लाइन में 12 सेल लेने हैं और ऐसी ऐसी 6 लाइनें आपको पैरेलल में कनेक्ट करनी है। तो अगर आप ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनाते हो तो आपको सर्किट के अंदर मैक्सिमम पावर मिल जाएगी। बुझलोगे, आपको क्या मिल जाएगा सर्किट के अंदर मैक्सिमम पावर मिल जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ये क्वेश्चन अभी करेंगे बेटा। 4 cells of identical EMF E, 4 cells of identical EMF E and internal resistance small r, internal resistance R are connected in series,
are connected in series to a variable resistor R, to a variable resistor R, the graph corresponding to the given situation between terminal voltage and current is as shown. ये ग्राफ बना दे रखा है बेटा आपको, V वर्सेस I के बीच में ग्राफ है, V वर्सेस I एम्पियर में मान लीजिए, V वोल्ट में है, यहाँ कुछ वैल्यूज आपको गिवन है 1.4 वोल्ट, 2.8 वोल्ट, 4.2 वोल्ट, 5.6 वोल्ट, 0.5, 1, 1.5, 2, ये ग्राफ आपको गिवन है V वर्सेस I के बीच में। क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज द EMF ऑफ ईच सेल यूज्ड। पहला क्वेश्चन नोट कीजिए, व्हाट इज द EMF of each cell used. Number 2, calculate the internal resistance of each cell. Calculate the internal resistance of each cell. Number 3, for what current from the cell, for what current from the cell does maximum power dissipation in the circuit, maximum power dissipation in the circuit। देखो बेटा सॉल्यूशन समझिए सर, इसमें क्या कहता है आपको, 4 आइडेंटिकल सेल सीरीज में कनेक्ट है। अगर 4 सेल सीरीज में कनेक्ट हैं तो आप मुझे ये बताओ कि ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन कैसे बिहेव करेगा एक सिंगल सेल की तरह। इसका EMF बताओ बेटा कितना होगा, सीरीज में अगर सेल जुड़े हुए हैं तो EMF कितना होगा, ऐड हो जाएगा। E डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4E। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4R, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R डैश, वो R के बराबर। बेसिकली आपको ये क्वेश्चन दे रखा है कि भाई 4 सेल आइडेंटिकल सेल है, वो सीरीज में कनेक्ट है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम होगा, EMF भी सेम होगा, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से आपको जोड़ रखा है। आपसे ये पूछा है कि इस ग्राफ, इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए ये एक ग्राफ है जो टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस करंट के बीच में, आपने हर एक सेल का अलग अलग EMF बताना है, यानी कि इस E की वैल्यू बतानी है। इफ यू रिमेंबर, आप अपना लास्ट लेक्चर देखो तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता था, ये पॉइंट आपको क्या प्रोवाइड करता था, EMF ऑफ द सेल। अब ये जो EMF है ये E की वैल्यू है या 4E की वैल्यू है। ये ग्राफ इस सेल कॉम्बिनेशन इसके लिए है या इसके लिए है, यानी कि इस अकेले सेल के लिए है या इस पर्टिकुलर सेल के लिए, नीचे वाले के लिए। तो इसका मतलब इस केस में ये सेल 4E EMF का है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपको 4E की वैल्यू देगा। 4E कितना हो गया, 5.6। तो E किसके बराबर आ गया बोलो, 5.6/4, 1.4। इसने हर एक सेल का EMF अलग अलग पूछा है,
लेकिन ग्राफ कॉम्बिनेशन के लिए दे रखा है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट कॉम्बिनेशन वाले के लिए आएगा। उससे आपको पता चल गया कि सर्किट में कितना करंट होने वाला है, बड़े आराम से आप कितनी वोल्टेज होने वाली है, एक सेल का वोल्टेज आप निकाल दोगे। अब बताओ ये वाली वैल्यू किस बात को इंडिकेट करती थी? आई मैक्सिमम को। किस चीज को? आई मैक्सिमम। तो बताइए आई मैक्सिमम कितना हो गया यहाँ सर्किट के अंदर? 2 एम्पियर। आई मैक्सिमम कितना हो गया? 2 एम्पियर। तो स्मॉल आर की वैल्यू निकालो। दूसरा पार्ट क्या पूछा? देखो इंटरनल रेजिस्टेंस हर एक सेल का, आपको याद होगा ये डेफिनेशन, आई मैक्सिमम इक्वल टू ई बाय आर। तो यहां ई काम कर रहा है 4E, ठीक है ना, और आर कितना काम कर रहा है? 4R। तो 4R, यही बात है ना भाई, 4E 4R। आई मैक्सिमम कितना? 2। 4E की वैल्यू 5.6 अपॉन 4 इंटू स्मॉल आर। ओके, यहां से स्मॉल आर की वैल्यू निकालो। स्मॉल आर इक्वल टू 5.6 अपॉन 2 इंटू 4, देखना कितना आएगा भाई? 0.7 आ जाएगा सर, 0.7। ये स्मॉल आर की वैल्यू आ गई। रिमेंबर इट, ये जो ग्राफ है वो इस कॉम्बिनेशन के लिए है, इसलिए सारी इंफॉर्मेशन पहले कॉम्बिनेशन से निकलेंगे और फिर उसको आप इंडिविजुअल सेल के लिए ले जा सकते हो। इतनी बात क्लियर? नाउ कम फॉर द थर्ड पार्ट। तीसरे पार्ट में क्या पूछा आपसे? देखना मेरे को स्टेटमेंट देखो। तीसरे पार्ट में क्या पूछा आपसे? करंट की वो वैल्यू क्या है जो सर्किट में मैक्सिमम पावर डिसिपेट करेगी। पहले आप करंट का फॉर्मूला बनाओ बेटा। इस सर्किट में करंट का क्या फॉर्मूला बनेगा? 4E अपॉन 4R प्लस कैपिटल R, ये बनेगा ना। नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। किसी को डाउट? अब मुझे ये बताओ कंडीशन क्या थी मैक्सिमम पावर के लिए? अभी लिखवाइए, नेट इंटरनल इक्वल टू नेट एक्सटर्नल। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4R इक्वल टू कैपिटल R। 4R इक्वल टू कैपिटल R। तो I की वैल्यू किसके बराबर होगी? एक तरीके से सोचो तो आप 4E अपॉन 4R प्लस 4R, क्योंकि कैपिटल R तो आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो एक तरीके से ये वैल्यू बन गई 4E अपॉन 8R। 4E की वैल्यू 5.6 है, 8R की वैल्यू 0.7, ये कट के 1 आ गया, इट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। यानी कि सर्किट में जिस वक्त 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा होगा उस वक्त सर्किट में पावर मैक्सिमम हो रही होगी। A battery of internal resistance 1 ohm is connected to 3 coils of 12 ohm, 6 ohm and 4 ohm in parallel. Comma, a resistor of 5 ohm and a reverse battery of EMF 8 volt and reverse battery 8 volt and internal resistance 2 ohm. As shown
in diagram, as shown in diagram। ये डायग्राम जो मैं आपके लिए बोर्ड में बना रहा हूँ बेटा, ये डायग्राम आपको गिवन है। 3 रेजिस्टेंसेस इस तरीके से पैरेलल में हैं, 12 ओम, 6 ओम एंड 4 ओम। ये बैटरी, इसका ईएमएफ दे रखा आपको 20 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने आपको लिखा दिया था 1 ओम। इसको एक रिवर्स बैटरी से कनेक्ट किया गया है, और साथ में इस रिवर्स बैटरी की जो वैल्यू दे रखी है वो 8 वोल्ट 2 ओम दे रखी है। 8 वोल्ट 2 ओम, और इनके साथ एक रेजिस्टेंस और भी जोड़ा हुआ है बेटा सर्किट के अंदर, 5 ओम का। 5 ओम का एक रेजिस्टेंस और भी जोड़ा हुआ है। ये डायग्राम आपको क्यों, ठीक है। द क्वेश्चन इज नंबर 1, कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। नंबर 1, करंट इन द सर्किट। नंबर 2, the current in the resistor of 12 ohm coil, current in the resistor of 12 ohm coil, and number 3, potential difference across each battery। आप ये डायग्राम ठीक कर लो पहले। ये बैटरी ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, रिवर्स में बोला हुआ उसने। लिखा हुआ है स्टेटमेंट के अंदर, मैंने डायग्राम गलत बना दिया। आप देखो भाई, क्वेश्चन समझिए बेटा, इसको थोड़ा सा ढंग से बनाते हैं डायग्राम को। जो इसने दे रखा है इसी को कन्वर्ट करते हैं उसी फॉर्म में कि एक सिंगल सेल है, एक सिंगल इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक सिंगल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। यहाँ 2 सेल है और दोनों उल्टे कनेक्ट है, तो नेट ईएमएफ बोलो कितना काम करेगा यहाँ पे? नेट ईएमएफ बोलिए बेटा, 2 सेल अगर उल्टे जुड़े हों तो नेट ईएमएफ कैसे काम करता है? दोनों का डिफरेंस हाँ है ना, तो 20 माइनस 8, 12 वोल्ट, तो यहाँ पर ईएमएफ काम करेगा। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ, कितने इंटरनल रेजिस्टेंस है यहाँ पर? 2, एक ये और 2 ये, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि आर डैश की वैल्यू तो हो गई आपकी 3 ओम, आर डैश की वैल्यू हो गई 3 ओम। एक्सटर्नल कितने हैं? देखो 3 तो ये पैरेलल में और इनके साथ एक सीरीज में ये रहा 7, तो इन तीनों का आप पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दो। 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/4, एलसीएम कितना आ गया? 12, 1 प्लस 2 प्लस 3, 6/12 यानी कि 1/2, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम हो गया। इज इट ओके? 2 + 5 7। मेरी बात क्लियर हो रही है? तो आप देखो, अब आप करंट जब निकालते हो सर्किट के अंदर, तो करंट निकालते हो क्या करते हो आप? नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। नेट ईएमएफ कितना काम कर रहा है यहाँ पर? 12। मैं अगर प्रॉपर वे में लिखूँ तो 2 सेल है या 2 बैटरी हैं, दोनों अपोजिट वे में कनेक्ट है। 20 माइनस 8, टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं सर्किट के अंदर? 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे लिखूँ, इस फॉर्म में ना लिख के ऐसे लिखूँ, 1 + 2 + 2 + 5, ऐसे लिख सकता हूँ ना? आप चाहो तो ऐसे लिख लो, 2 + 1 3 तो ये हो गया, 2 ओम ये हो गया, 5 ये हो गया, कैपिटल आर डैश 7 ओम हो गया। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, चॉइस इज योर्स। तो वैल्यू देखो करंट कितनी होगी? 12/10 यानी कि 1.2 एम्पियर इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा। यही आपसे पूछा हुआ है, व्हाट इज द करंट इन द सर्किट। देखो ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ द करंट
बहुत सिंपल तरीका है क्वेश्चन को करने का। सर्किट का टोटल ईएमएफ कैलकुलेट करो, टोटल ईएमएफ निकालने के बाद टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का ढूंढिए आप, सीरीज है, पैरेलल है, जो भी है वो फॉर्मूला अप्लाई करते जाओ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के क्वेश्चन आप बहुत सारे कर चुके हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना आता है, वो कैलकुलेट कर ले आप। बोले बात क्लियर? अब आइए सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा है, 12 ओम जो रेजिस्टेंस है इसके अंदर कितना करंट फ्लो करेगा। ये 1.2 एम्पियर करंट इस पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है बेटा, हर एक में 1.2। कैन यू टेल मी द डायरेक्शन ऑफ करंट? करंट की डायरेक्शन बताओ बेटा। करंट की डायरेक्शन हमेशा बड़े वाले सेल के हिसाब से लगानी है आप, बड़े वाले सेल। इसमें बड़ा सेल कौन सा है? 20 वोल्ट वाला। और करंट हमेशा पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव पर जाकर खत्म होता है। तो इसका मतलब करंट सर्किट में कुछ ऐसे फ्लो कर रहा होगा, लाइक दिस। इस करंट की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है 1.2 एम्पियर, यानी कि 1.2 एम्पियर करंट पहुंचा। अब जब ये 1.2 एम्पियर यहाँ पहुंचेगा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन हो गया, पैरेलल वाला। आपने हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस अलग अलग करंट और वोल्टेज निकालना है। क्या तरीका है बेटा इसका बताओ? पहले आप क्या करोगे, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालोगे। 2 ओम इसका रेजिस्टेंस है, 1.2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आ गया? V = IR, 1.2 × 2, 2.4 वोल्ट वोल्टेज यहाँ काम कर रहा होगा। और पैरेलल में क्या चीज़ सेम रहती है? वोल्टेज। इसका मतलब इसके पास 2.4 वोल्ट वोल्टेज काम कर रहा है, रेजिस्टेंस इसका आपको पता है, जीतोगे तो आप करंट निकाल लोगे। तो I = देखो वोल्टेज अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन, वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, टू इंटू 1.2, 2.4 एम्पियर। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, वोल्ट सॉरी एम्पियर नहीं वोल्ट, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, इसलिए करंट जो है, करंट थ्रू 12 ओम रेजिस्टेंस इक्वल टू I = V/R, 2.4/12, 1/5 हो गया बेटे, यानी कि 0.2 एम्पियर। ये आपका आंसर आ गया। इस फॉर्म में आपको सिखाया मैंने, वोल्टेज पैरेलल में सेम रहता है, वोल्टेज निकाला, तीनों को सेम वोल्टेज दिया और करंट निकाल दिया। लेकिन अब अगर आप थोड़ा सा अच्छा पढ़ रहे हो तो एक चीज और दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आपको टोटल करंट पता है, टोटल करंट इस कॉम्बिनेशन में कितना करंट आ रहा है 1.2 एम्पियर, और हर एक के रोज अलग अलग करंट निकालना है, तो वो जो करंट है ना बेटा वो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है। किस रेशियो में? इनवर्स। यानी कि यहाँ तीनों में जो करंट पहुंचेगा वो 1/12 = 1/6 = 1/4 की रेशियो में डिवाइड होगा। ऐसे भी अगर आप याद करना चाहो ऐसे सोच लीजिए, रेशियो देखो सॉल्व करके देखो तो 1:2:3 की रेशियो में डिवाइड होगा। पहले हिस्से में कितना करंट जा रहा है, टोटल वैल्यू 6 हुई, 1/6 और टोटल करंट आ रहा है 1.2, ये आपका आंसर आ गया 0.2 एम्पियर। अगर आपको 6 ओम में निकालना होता तो 2/6 × 1.2, 0.4 आ जाएगा। अगर आपको इसमें निकालना है तो 3/6 × this 0.6 आ जाएगा। अब चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, पैरेलल में टोटल करंट इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस की रेशियो में डिवाइड होता है, ठीक है। अब चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, चॉइस इज योर्स, जैसा आप चाहो। तो ये सेकंड पार्ट आ गया आपका 0.2 एम्पियर। पहले आप यहाँ तक नोट कर लो, इसके बाद फिर तीसरा पार्ट करवाता हूँ। देखिए तीसरे पार्ट में आपसे क्या पूछा हुआ है, तीसरे पार्ट में पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच बैटरी। ये जो दो बैटरी है, एक ये वाली बैटरी एक ये वाली बैटरी, इनके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा। मतलब कि अगर मैं मान लो यहाँ एक वोल्टमीटर लगा दूँ
तो इस वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी, और ये वोल्टमीटर यहाँ लगा दूँ तो इस वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा होगा। टर्मिनल वोल्टेज निकालना है आपको। क्लियर? बताओ कौन सी इक्वेशन लगाओ। V इक्वल टू E माइनस आई आर या V इक्वल टू E प्लस आई आर। दो इक्वेशन बताई थी ना आपको। अब दोनों इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन लगानी है, कौन सी दो इक्वेशन बताई थी, V इक्वल टू E माइनस आई आर या V इक्वल टू E प्लस आई आर। इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन लगानी है मैंने। इसके लिए आपको ये ढूंढना है कि इनमें से कौन सा सेल चार्ज हो रहा है और कौन सा डिस्चार्ज हो रहा है। अब एग्जामिनर ने तो कुछ कहा नहीं, ठीक है ना। तो तरीका क्या बताया था आपको, जिस सेल से करंट बिल्कुल वैसे ही फ्लो होता है जैसे कन्वेंशनल करंट होता है, पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव पर एंटर हो रहा है, तो इसका मतलब ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है। ये सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज। इट मीन्स यहाँ जो इक्वेशन लगेगी इस वाले कॉम्बिनेशन के लिए वो लगेगी V इक्वल टू E माइनस आई आर। यहाँ देखो यहाँ उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। सेल के पॉजिटिव में करंट जा रहा है और नेगेटिव से बाहर निकल रहा है। इसका मतलब यहाँ जो इक्वेशन लगेगी वो लगेगी V इक्वल टू E प्लस आई आर। V इक्वल टू E प्लस आई आर। लगाइए बेटा, इसको मैं पहला सेल मान लेता हूँ, इसको दूसरा सेल मान लेता हूँ। V1 की वैल्यू निकालो, बोले V1 किसके बराबर होगा, V1 इक्वल टू E1 माइनस आई इंटू R1, ठीक है ना। इसका वोल्टेज बोलो कितना टोटल 20, I तो 1.2 है और R1 की वैल्यू 1 है, तो इट कम्स आउट टू बी 18.8 वोल्ट। ऐसे ही V2 निकालो, V2 इक्वल टू E2 प्लस आई R2। E2 की वैल्यू है 8 वोल्ट प्लस I वही 1.2 और R हो गया 2.4, तो 10.4 वोल्ट। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है, अ बैटरी ऑफ EMF E and internal resistance small r. A battery of EMF E and internal resistance small r gives a current of 0.2 ampere. Gives a current of 0.2 ampere with an external resistor of 6 ohm. With an external resistor of 6 ohm and a current of 0.125 ampere and a current of 0.125 ampere with an external resistor of 10 ohm, with an external resistor of 10 ohm. Calculate number 1 the EMF and number 2 the internal resistance R of the battery. Internal resistance R of the battery. देखो इस क्वेश्चन को समझिए आप लोग, मैं ही करवा देता हूँ। आप इस क्वेश्चन की अगर स्टेटमेंट देखोगे तो आपको नजर आएगा इसमें एक सेल है। इस सेल को दो बार अलग अलग रेजिस्टेंस से जोड़ा गया है, बाहर वाले रेजिस्टेंस से। जब आप एक पहले रेजिस्टेंस से जोड़ते हो तो उसमें कुछ करंट सेट होता है, जब आप दूसरे रेजिस्टेंस से जोड़ते हो तो उसमें करंट की वैल्यू बदल जाती है। ये सेल है, दोनों केस में सेल तो वही है ना, इसलिए उसका EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r ये सेम रहेगा और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R है। जब आप R की वैल्यू को लेते हो कितने हो, गिव्स ए करंट ऑफ
0.2 एम्पियर विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम। जब आप 6 ओम रेजिस्टेंस लेते हो तो सर्किट में जो करंट है वो 0.2 एम्पियर बनता है। लेकिन अगर आप रेजिस्टेंस को बदल देते हो, 10 ओम बना देते हो, तो जो करंट की वैल्यू है वो 0.125 एम्पियर हो जाती है। 0.125 एम्पियर हो जाती है। आपसे पूछा है ई और आर की वैल्यू बताओ क्या होगी, ई और आर। तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है। इस क्वेश्चन में क्या है, 2 अननोन है, 2 कंडीशन है, 2 बार करंट की इक्वेशन बना लो। समझ रहे हो ना बेटा? तो पहली इक्वेशन I इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। देखो ये तो आप सबको पता ही है, करंट तो ऐसे निकलता है, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। 0.2 इक्वल टू ई अपॉन आर, 6 और स्मॉल आर की वैल्यू नहीं हो पाई। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। 0.125 इक्वल टू ई अपॉन 10 प्लस आर, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। आई होप आप इसको सोल्व कर सकते हो बड़े आराम से। 2 इक्वेशन आ गई हैं ई और आर में। इन दोनों से ई और आर की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। ये मैं आपकी जिम्मेवारी को छोड़ रहा हूँ बेटा। जो आंसर्स आते हैं वो नोट कर लो। स्मॉल आर की वैल्यू 2/3 ओम आएगी, 2/3 ओम आती है स्मॉल आर की वैल्यू, और ई की वैल्यू 4/3 वोल्ट आती है, 4/3 वोल्ट। बाकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अगर आंसर ये गलत भी हो तो मैंने तो यहाँ से देख के लिखा है आपका। व्हाट्सएवर जो भी आपका आंसर आए, अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक होगी तो आपका आंसर भी एग्जैक्टली ठीक आएगा। बोले कर सकते हो? कोई डाउट हो तो बताएं ना बेटा। लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, लास्ट क्वेश्चन।